बनना है या एनर्जी कंसल्टेंसी किसी को प्रोवाइड करनी है, वेदर इफ यू आर थिंकिंग कि आफ्टर रिटायरमेंट यू विल एडवाइज अ लार्ज company, it may be steel company, it may be airport, it may be railways, with respect to power management, then this checklist is very important. So उस checklist के जो 20 components हैं, लास्ट सेशन में, फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कस करे थे, ये पार्ट 2 है. इस पार्ट 2 में आप बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड और लेट अस रिवाइज कि जो फर्स्ट 20 कंपोनेंट्स जो हमने डिस्कस करे थे लास्ट सेशन में पार्ट 1 में, वो क्या क्या थे. तो पार्ट 1 में इफ यू हैव टू calculate the landed cost of electricity, you have to calculate financial implication on the company or on the airport, on the railway line or any XYZ institution. तो आपको देखना होगा नंबर 1 एनर्जी चार्जेस. मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, पार्ट 1 में डिस्कस किया था. अब पार्ट 2 में रिमेनिंग कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे चेकलिस्ट के. पहला हमने डिस्कस किया था एनर्जी चार्जेस. सेकेंड कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया था फ्यूल सरचार्ज. अलग अलग सेक्शंस का इंप्लीकेशन है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में. सो एनर्जी चार्जेस जो आपको समझना है, मेनली इट इज फ्रॉम सेक्शन 62, सेक्शन 63 एंड सेक्शन 49 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट. पर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ये सेक्शंस मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको और डीप रिसर्च करनी है तो वेयर टू लुक फॉर. सेकेंड इज फ्यूल सरचार्ज. सो फ्यूल सरचार्ज के लिए है जो सेकेंड कंपोनेंट है वो फ्यूल सरचार्ज है. थर्ड जो कंपोनेंट, इसको कई बार हम लोग पीपीएसी भी बोलते हैं, पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस. थर्ड इज शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस व्हिच वी डिस्कस्ड. फोर्थ चार्ज व्हिच वी डिस्कस्ड इज ट्रांसमिशन चार्जेस. फिफ्थ इज ट्रांसमिशन लॉसेस. सिक्स्थ component which we discussed is cost of collecting transmission charges. Seventh component which was discussed was wheeling charges. It is also known as distribution transmission charges. Eighth component was wheeling losses. Ninth component as a power consultant which you have to consider is GST, goods and service tax implication. 10th component is electricity duty. So every state has its own electricity duty, and in part 1 we also described all the acts which state governments or state legislature or the Vidhan Sabha of the respective states have promulgated with respect to electricity duty. और उसमें केस स्टडी भी हमने डिस्कस करी थी कि हाई कोर्ट की क्या रूलिंग है with respect to electricity duty. 11th component is water taxes. Water taxes कौन कौन से स्टेट्स ने इंपोज करे हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, दैट ऑल्सो वी डिस्कस्ड. 12th कंपोनेंट इज कार्बन टैक्स बाय स्टेट गवर्नमेंट्स. तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने करीब 4 स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इंपोज्ड कार्बन टैक्सेस एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट्स कैन आल्सो इंपोज कार्बन टैक्सेस जब क्लाइमेट चेंज के इश्यूज और एग्रेवेट होंगे. 13th कंपोनेंट इज कार्बन टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. सो कार्बन टैक्स का क्या इंप्लीकेशन है वो भी डिस्कस किया हमने. 14th component is trading margin. So for electricity trader you have to pay trading margin if you take services of the electricity trader. 15th component which was discussed was energy exchange charges. So if you are doing transactions in a power exchange, then certain charges have to be paid. That also has to be taken into account. 16th component we discussed is banking charges. 17th component हमने डिस्कस किया क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज. व्हाट इज क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज एंड क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज का इंप्लीकेशन क्या है. 18th component जो डिस्कस किया था हमने फर्स्ट पार्ट में, दैट वाज एडिशनल सरचार्ज. ऑलराइट. 19th component which we discussed was parallel operating charge. So parallel operating charge is also known as grid support charges, and ये generally electrical pollutants में जो फैसिलिटी चाहिए होती है कैप्टिव पावर प्लांट को या किसी भी पावर प्लांट को. सो जिस तरह से इलेक्ट्रिकल पॉल्यूटेंट में वी काउंट कि एब्जॉर्प्शन ऑफ हार्मोनिक्स एंड नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट, इंप्रूवमेंट ऑफ पावर सेक्टर, मीटिंग फ्लक्चुएशन, प्रोवाइडिंग रिलेटिव पावर सपोर्ट, ये कवर हो जाते हैं पैरेलल ऑपरेटिंग चार्जेस में.
20th component which we discussed was standby charges. So since the DISCOM or the power entity is standing by you for emergency, so you cannot stop a airport or a railway line कि भाई पावर नहीं है या कोई ग्रिड फेलियर है या कोई इमरजेंसी, देयर इज अ आउटेज इन जनरेटर और ट्रांसमिशन कंपनी. सो द डिस्कॉम इज अ प्रोवाइडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, POLR. So as a provider of last resort, it has to keep all its infrastructure intact. So इसके लिए एक चार्ज होता है which is called standby charges. So these were the 20 charges which was covered in part 1. अब part 2 हम start करते हैं 21st चार्ज को लेकर के. ऑल राइट. सो 1992 में एक, आप बोल लीजिए, एक अरेंजमेंट हुआ. सो 1950s, 60s, 70s, 80s में द साइंटिफिक कम्युनिटी वॉज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स. हाफ ऑफ द साइंटिफिक कम्युनिटी वॉज ऑफ द व्यू दैट जो क्लाइमेट चेंज है इट इज अ नेचुरल फिनोमिना, इट इज साइक्लिकल इन नेचर. सो आइस एज आती है, फिर वार्मथ आती है अर्थ में, फिर आइस एज आती है, तो साइक्लिकल चलता रहता है. इट हैज नथिंग टू डू विथ ह्यूमन एक्टिविटी, इट इज नेचुरल. कुछ साइंटिस्ट का यह कहना था कि नो, द क्लाइमेट चेंज विच इज हैपनिंग और द टेम्परेचर राइज ऑफ द अर्थ विच इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी. सो ये डिबेट 50s, 60s, 70s, 80s तक चलती रही कंटिन्यूसली. 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई और उसका नाम था अर्थ समिट, रियो डी जेनेरो, ब्राजील में. इन अर्थ समिट, फॉर द फर्स्ट टाइम, ऑल द हेड्स ऑफ द स्टेट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, they came to common conclusion and they said that climate change is happening because of human activity. और इसको आइडेंटिफाई जब कर लिया हमने कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, पर यहां पे एक चैलेंज था, एक प्रॉब्लम थी. हमें यह नहीं पता था कि हम उसको रिवर्स कैसे करें. तो अगर यह पता होता है कि यह प्रॉब्लम है और इसका यह सॉल्यूशन है, तो एक ट्रीटी बन जाती है. ट्रीटी में उस सॉल्यूशन को लिख दिया जाता है, उसका रोड मैप बना दिया जाता है, एंड देन यू स्टार्ट फॉलोइंग द रोड मैप. लेकिन अगर हमें प्रॉब्लम पता है लेकिन हमें सॉल्यूशन नहीं पता, तो ट्रीटी बन नहीं सकती. सो अब ट्रीटी नहीं बन सकती, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला, और जो रास्ता ये निकाला था, उन्होंने ये बोला एक काम करते हैं, हम एक फ्रेमवर्क बना देते हैं. सो क्लाइमेट चेंज की ट्रीटी नहीं बनी, क्लाइमेट चेंज का एक फ्रेमवर्क बना जिसको बोलते हैं UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. अब यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये प्रोवाइड करता है कि हर साल हेड्स ऑफ द स्टेट मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और पता करेंगे क्या क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं. और साइमल्टेनियसली, पैरेलली, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट विल कंटिन्यू टू डू रिसर्च एंड डू डाटा कलेक्शन टू गिव इनपुट्स टू दैट कमिटी. और उस कमिटी का नाम लिखा COP, एंड इसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड COP इज नथिंग but all the heads of the state or their representatives meeting every year. So बहुत सारी COPs हुई. तो जो शुरू में इनिशियली 1992 में UNFCC हुआ, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद COP शुरू हुई. 1997 की जो COP थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो जापान में हुई थी, क्योटो सिटी में हुई थी. वहां पे एक नया फ्रेमवर्क इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव का प्रोवाइड करा गया. अगर कोई पॉल्यूशन कम कर रहा है या क्लाइमेट चेंज कम करने में हेल्प कर रहा है, उसको कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए. जो क्लाइमेट चेंज मिटिगेट नहीं कर रहा है या पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है, उसको डिसइंसेंटिव देने चाहिए. और ये इंसेंटिव, डिसइंसेंटिव एंड इंसेंटिव की जो स्कीम बनाई गई, वो क्योटो प्रोटोकॉल में उसको लिख लिया गया, वो बना एग्रीमेंट. इसको बोलते हैं ट्रीटी. सो जो UNFCC की, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में है, बहुत सारी ट्रीटीज हैं. जब जब कोई एग्रीमेंट होता है, जब जब कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, जब जब कोई सॉल्यूशन आ जाता है, तो ट्रीटी साइन कर ली जाती है. पेरिस एग्रीमेंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, क्योटो प्रोटोकॉल इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दोस ट्रीटीज. ऑल राइट. अब ये दोनों चीजें 1992 में UNFCC हो गया, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आ गया. 2000 ईयर में हमारा ड्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया,
बिफोर द पार्लियामेंट, सबसे पहले राज्यसभा में, देन इन लोकसभा। उसमें इट बिकेम मैंडेटरी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तो करी जाए टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। तो उन एक्टिविटीज में एक तो नंबर वन, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में रोड मैप बनाया गया। सो दो कंपोनेंट्स हैं, एक नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज पॉलिसी एक्शन, एक लीगल एक्शन जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उन दोनों में पॉलिसी एक्शन और लीगल एक्शन को मिला करके ये प्रोवाइड करा गया कि द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन will determine a minimum percentage of renewable energy that it has to purchase and consume. So every DISCOM, as per the direction or regulation of the State Electricity Regulatory Commission, उनको उतना परसेंटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करना है, और उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, आरपीओ। सो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में वो तो बहुत अच्छा था, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, पर जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अक्रॉस इंडिया। सो दिल्ली फॉर एग्जांपल इट सेज कि भाई मेरा पोटेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी इज वेरी लो। अब इसके कारण स्टेट, वी डोंट हैव डैम्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट इन दिल्ली, वी डोंट हैव लार्ज लैंड मास और वेकेंट लैंड मास इन दिल्ली कि हम सोलर प्रोड्यूस कर सकें। अब अगर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन लगा दिया इन डिस्कॉम्स, देन व्हाट विल हैपन, देन वेयर डू वी गेट पावर फ्रॉम? सिमिलरली एक और दूसरा इशू था, कॉन्ट्ररी इशू। वो इशू ये था कि कुछ स्टेट्स में वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सो राजस्थान एंड तमिलनाडु हैड वेरी हाई। Sometimes high cost of renewable purchase obligation discourage DISCOMs from purchasing renewable energy generation beyond the RPO mandated. अब ये दोनों challenges साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक स्टेट बोल रहा है कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन तो ठीक है, पर मैं कहां से खरीदूं, वी डोंट हैव सो मच ऑफ रिन्यूएबल परचेज। कुछ स्टेट्स बोल रहे हैं वी हैव एक्सेस। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया, एक स्कीम बनाई गई जिसको बोलते हैं REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। जिन जिन स्टेट्स के पास, जिन जिन एंटिटीज के पास एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी है, उनको रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट इशू कर दिए जाएंगे। जिन जिन स्टेट्स के पास है, जिन जिन एंटिटीज के पास उतनी रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है, तो नो रीजन टू डिस्टॉर्ट द मार्केट, आप उन रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स को, RECs को खरीद सकते हो। ये पूरा मार्केट मैकेनिज्म बना दिया गया। ऑल राइट, सो नेक्स्ट कंपोनेंट, 21st कंपोनेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसमें एक और चीज है। इफ अ एयरपोर्ट, सो हमने जेवर एयरपोर्ट, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का डिस्कशन करा था, हमने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का भी डिस्कस किया था। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज अ ऑब्लिगेटेड एंटिटी। जिस तरह से डिस्कॉम, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को मिनिमम रिन्यूएबल एनर्जी परचेज ऑब्लिगेशन है, वैसे ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है, और वैसे ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन है। तो आप अगर कैप्टिव पावर प्लांट अपना लगा रहे हो और पावर कंज्यूम कर रहे हो, या ओपन एक्सेस के थ्रू आप पावर लेकर के पावर कंज्यूम कर रहे हो, इन दैट केस ऑल्सो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन इज एप्लीकेबल टू यू। सो उतना अमाउंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी यू हैव टू परचेज, और इन ऑल्टरनेटिव इफ यू आर अनेबल टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी, यू हैव टू परचेज रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन। अब रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में सोलर तो मैक्सिमम चल रहा था, लेकिन हाइड्रो और बाकी जो नॉन सोलर है, उन्होंने बोला वी ऑल्सो नीड एनकरेजमेंट। तो सबसे पहले सोलर आरपीओ करा गया इंट्रोड्यूस, उसके बाद उसको करा गया सोलर, नॉन सोलर आरपीओ। सो कुछ कुछ कैटेगरीज बना दी गई कि भाई इतना हाइड्रो में होना चाहिए मिनिमम, इतना सोलर में मिनिमम होना चाहिए। अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए भी एक ऑब्लिगेशन बनाया जा रहा है। ऑल राइट, सो 21 इज सोलर आरपीओ, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन सोलर, 22 इज रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन नॉन सोलर, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, ऑल राइट, इन सारी चीजों को जो आज अभी तक हमने 22 कंपोनेंट्स डिस्कस करे हैं, इन सब में वन टाइम एप्लीकेशन फीस भी होगी।
वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट भी होगी। सो आप अगर कनेक्टिविटी ले रहे हैं तो कनेक्टिविटी की भी फीस आपको देनी पड़ेगी। सो एप्लीकेशन फीस फॉर ग्रांट ऑफ कनेक्टिविटी कैन वेरी फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 9 लाख रुपीज। एप्लीकेशन फीस फॉर ओपन एक्सेस, अगर लॉन्ग टर्म ओपन एक्सेस चाहिए तो 2 लाख से 9 लाख रुपए खर्चा होगा। अगर मीडियम टर्म ओपन एक्सेस चाहिए तो 1 लाख टू 4 लाख खर्चा होगा। तो one time application fees and security deposit also has to be taken into consideration. That is the 23rd component. All right. Grid discipline. So grid discipline and grid security. So 2000 तक our target was कि पूरे इंडिया को हम कनेक्ट कर देंगे ग्रिड को। अल्टीमेटली 2013 में पूरे इंडिया की ग्रिड कनेक्टेड हो गई, पर जो ग्रिड डिसिप्लिन है और ग्रिड सिक्योरिटी बिकेम नॉन नेगोशिएबल। इट इज लाइक 2012 में भी हमने देखा कि ब्लैकआउट हुआ है और क्वालिटी ऑफ पावर के इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे थे। सो 2002 में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया जिसको बोलते हैं एबीटी, अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ। अब एबीटी से कंफ्यूज नहीं होना है, आप ये समझिए कि मैं 3 वर्ड्स बताऊंगा, तीनों एक डेवलपमेंटल सीक्वेंस एक्चुअली। इट्स इन 2002 फॉर द सेम सॉल्यूशन। सो पहले हमने एबीटी एक्सपेरिमेंट करा 2002 में। उस एनुअल अवेलेबिलिटी बेस्ड टैरिफ को हमने फिर 2009 में चेंज करा अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज में, यूआई बोलते हैं उसको। 2014 में फिर से हमने चेंज करा और उसको बोलते हैं डिविएशन सेटलमेंट। सो आपको अवेलेबिलिटी बेस्ड सेटलमेंट ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 2009 का अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हिस्ट्री है। अगर हिस्ट्री आपको पढ़नी है तो देन यू गो इनटू दिस कि कैसे आया है ये। लेकिन 2014 में जो डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म आया, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट एट टुडे जो हमारी ग्रिड को प्रोटेक्शन मिलता है वो डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म से मिलता है। तो 2012 में जब ब्लैकआउट हुआ था इंडिया में, ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडिया और ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ इंडिया में जो ब्लैकआउट हुआ था, उसके बाद बहुत सारी कमिटीज बनी, बहुत सारे डिस्कशंस हुए, सीईआरसी में डिस्कशन हुए। अल्टीमेटली दिस डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म वाज एक्सेप्टेड and regulations were passed, which is called Deviation Settlement Mechanism and Related Matters Regulation 2014। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने पास करे। ऑब्जेक्टिव 2 थे, ग्रिड डिसिप्लिन प्लस ग्रिड सिक्योरिटी। अब हाउ दिस ग्रिड डिसिप्लिन इज मेंटेन एंड हाउ ग्रिड सिक्योरिटी इज मेंटेन, उसमें 2 चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। वन इज सर्टेन एक्टिविटीज deviation charges are payable. So if you do certain activities, if you do 2 activities, deviation charges are payable. If you do 2 activities, deviation charges are receivable. So deviation charges payment जो करना है payable तब होता है when there is overdrawal by the buyer. If you are a buyer and if you draw electricity more than whatever has been scheduled, then there are deviation charges is payable by you. Similarly, under injection by seller. So if you are a generating company and you have committed that this much of electricity I will inject in the grid, पर उससे आपने कम इंजेक्शन करा है, then deviation charges are payable by you. दूसरा कॉन्सेप्ट है deviation charges receivable. Who will receive the deviation charges? So there are 2 conditions where the person you will receive deviation charges. Underdrawal by the buyer. So if buyer has decided or committed that 100 units I will purchase or I will withdraw, but उसने 90 units withdraw करे, then deviation charges are receivable. Second case where deviation charges are receivable is over injection by the seller. So in grid, if you are injecting more electricity than what is scheduled, then deviation charges are receivable. All right. इसके अलावा certain no-go areas are also provided कि below 49.70 hertz and above, above 49.70, below 49.70 hertz and above 50.10 hertz, no underdrawal, no overdrawal permitted.
सो ये नो गो एरियाज है, और उसी के बीच में फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो सकता है. दिस इज हाउ डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म वर्क्स. तो इफेक्टिवली, एंड जो एबीटी थी जो 2002 की, इट वाज कन्वर्टेड इनटू अनशेड्यूल्ड इंटरचेंज इन 2009. 2014 में डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म आया. जो डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म अभी भी इंडिया में ऑपरेट कर रहा है, इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है. डिविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म जैसे ही आ जाता है, तब हम इसको क्या बोलते हैं? 3-part टैरिफ. सो 1-part टैरिफ, जो कंपोनेंट 1 था हमारा, सिर्फ एनर्जी चार्जेस अगर कहीं पे एप्लीकेबल है तो आप उसको बोलते हैं 1-part टैरिफ. आपने सारी कॉस्ट ले ली और कॉस्ट को डिवाइड कर दिया पर यूनिट, एंड वो कॉस्ट आ गई कि आप ज्यादा लेंगे तो ज्यादा चार्जेस है, कम लेंगे तो कम चार्जेस है, एनर्जी चार्जेस. जैसे ही आपने फ्यूल सरचार्ज ऐड कर दिया उसमें, या पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्ज ऐड कर दिया, तो वो 2-part टैरिफ हो गया. देयर आर 2 कंपोनेंट्स. आपको एनर्जी चार्जेस भी कंसिडर करने हैं, आपको फ्यूल सरचार्ज भी कंसिडर करने हैं. लेकिन जैसे ही आपका डिविएशन चार्जेस आ गया, इट बिकम्स 3-part टैरिफ. सो आपको एनर्जी चार्जेस भी देखने हैं, आपको फ्यूल सरचार्ज भी देखना है, और आपको डिविएशन चार्जेस भी देखना है. सो ये होता है 3-part टैरिफ. ऑल राइट. नाउ certain state governments said ki, see, we want to do more research in power sector. We want to invest in certain new technologies. We want to give certain incentives. तो अगर हमें पैसा लगाना है या पैसा जुगाड़ना है, I want to earn from the power sector and invest in scientific development, then what do I do? इसको बोलते हैं एनर्जी डेवलपमेंट सेस. सो स्टेट गवर्नमेंट or central government also in certain level can impose energy development cess. So state governments क्या करती हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है उसमें ही एक एनर्जी डेवलपमेंट सेस लगा देती है. दैट एनर्जी डेवलपमेंट सेस, वॉट एवर इज अमाउंट इज कलेक्टेड, इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एंड समटाइम्स ट्रेडिंग ऑल्सो. सो फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1981, इट इज एनर्जी सेस, एनर्जी डेवलपमेंट सेस. सो दैट इज 25th component. 27th component is fees for inspection. Safety security of the grid is also important. So electrical inspectors can inspect the premises. Annual audits कर सकते हैं वो लोग. सेफ्टी में आपको जो भी whatever power system, चाहे जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग, रूरल डिस्ट्रीब्यूशन आप करना चाहते हैं, उसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, you have to tell it to the safety. सो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज डी लाइसेंस्ड एक्टिविटी, पर सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. आपको जितने भी डायग्राम्स हैं, जो भी आपका प्रपोजल है, दैट यू हैव टू सबमिट एंड गिव इट टू इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर. इट इज अ सेमी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इज अ सेमी रेगुलेटर. इट इज अ सेफ्टी सेमी रेगुलेटर. तो जब आप इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को ये सब दे रहे हैं, ही इज प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विस, हिज ऑफिस इज प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विस, तो फीस फॉर इंस्पेक्शन हैज टू बी पेड. It is 27th component. All right. एक और चैलेंज गवर्नमेंट के पास आ रहा था. वो ये चैलेंज था कि सन इज अवेलेबल फॉर 8 hours एंड रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है. रात में सन अवेलेबल नहीं है. पावर मैनेजमेंट किस तरह से करा जाए कि मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल और यूटिलाइज्ड. तो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइम ऑफ डे टैरिफ, टीओडी. टाइम ऑफ डे टैरिफ जैसे ही आता है, देन व्हाट इट बिकम्स? इट बिकम्स 4-part टैरिफ. आप देखिए, पार्ट सिर्फ एनर्जी चार्जेस, नंबर 1 कंपोनेंट आता है तो वो 1-part टैरिफ. नंबर 2 वाला कंपोनेंट आता है फ्यूल सरचार्ज, अगर आप ऐड करना है, उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो आप बोलते हैं 2-part टैरिफ. आप थर्ड जब डिविएशन सेटलमेंट चार्जेस लाते हैं तो 3-part टैरिफ हो जाता है. और जैसे ही आप टाइम ऑफ डे टैरिफ लाते हैं, इट इज 4-part टैरिफ. ये जो टाइम ऑफ डे टैरिफ है, इसमें सारी पावर्स जो थी वो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास थी, कि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने हिसाब से टाइम ऑफ डे टैरिफ अप्लाई कर सकते थे. तो कुछ स्टेट्स ने, कुछ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने टाइम ऑफ डे टैरिफ अप्लाई करा. अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि टाइम ऑफ डे टैरिफ क्या है? टाइम ऑफ डे टैरिफ मतलब
आप एक टाइम की स्लॉट्स बना देते हैं, उन स्लॉट्स पे इफ समबडी यूजेस इलेक्ट्रिसिटी तो उनको डिस्काउंटेड रेट मिलता है प्राइस का। टैरिफ अगर 10 रुपए है तो आपको 8 रुपए में मिल जाता है। और कुछ ऐसे टाइम्स हैं जो उन टाइम्स में आप अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं तो आपको ओवर प्राइसिंग करी जाती है, मतलब 10 रुपए की है इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट, आपको 12 रुपए में मिलेगी। तो ये पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास थी। उसको पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म करने के लिए एक रेगुलेशन, एक रूल्स में अमेंडमेंट करा गया और उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020। और उसमें अमेंडमेंट करने के बाद डिफरेंशियल टाइम बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ पूरे इंडिया में अप्लाई होने लगा, जहां पे स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को उनके डिटेल्स रेगुलेशंस बनाने थे। इलेक्ट्रिसिटी राइट्स एंड राइट्स ऑफ कंज्यूमर रूल्स 2020 में यह प्रोवाइड करा गया कि जो सोलर आवर्स है, सोलर आवर्स मींस 8 आवर्स व्हेन सन इज शाइनिंग ब्राइट, इन सोलर आवर्स discounted electricity prices should be provided at least 20% lower. So at least 20% lower electricity prices should be provided in solar hour. It can be higher also, like it can be 40% lower, 50% lower, और भी डिस्काउंट दे सकती है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। सेकेंड, ये प्रोवाइड करा गया कि पीक कंजम्पशन आवर्स जो होते हैं, तो मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम जो पीक कंजम्पशन आवर्स हैं उसमें सर्ज या प्रीमियम प्राइसिंग होगी। एंड सर्ज एंड प्रीमियम प्राइसिंग इस तरह से होगी कि 20% हायर फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड 10% हायर फॉर डोमेस्टिक यूनिट्स। तो ये एक सिस्टम बना दिया गया एंड दैट सिस्टम हैज टू बी अप्लाइड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। इसमें छोटा छोटा चैलेंज ये है कि उसमें प्री रिक्विजिट ये है कि देयर शुड बी अ स्मार्ट मीटर। इफ स्मार्ट मीटर इज नॉट देयर देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट द सिस्टम। ऑलराइट, सो जो स्टैटिक प्राइस और डायनेमिक प्राइस जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। सो डिमांड साइड मैनेजमेंट का टाइम ऑफ डे ट्रैफिक, टाइम ऑफ डे टैरिफ कॉन्सेप्ट, टीओडी कॉन्सेप्ट अप्लाई करा गया और ये मैंडेटरी कर दिया इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए 1 अप्रैल 2024 से कंपलसरी है, और डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए 1 अप्रैल 2025 से कंपलसरी है। एंड दैट डायरेक्शन एक तरह से इन फॉर्म ऑफ रूल्स हैज बीन गिवन टू द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। दैट वाज आवर 28th component. All right, but there are regulatory commissions which have to provide lot of regulatory services. They are independent regulatory commission and they provide essential services like tariff, license, dispute resolution, and उनका डे टू डे ऑपरेशंस कैसे चलेगा ये क्वेश्चन था। तो जब इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ड्राफ्ट बन रहा था एंड इसमें क्या होता है कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ड्राफ्ट बनाया तो उसको फाइनेंशियल क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजना पड़ता है। तो जब फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भेजी गई तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2000 की बात कर रहा हूं, 2001 की बात कर रहा हूं। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये ऑब्जेक्शन था कि अपेलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का we have to provide office premises, we have to, it is a huge expenses. So Ministry of Power wrote down to the Ministry of Finance कि आपके लिए जो फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है जीरो है। जीरो किस तरह से है? द पावर सेक्टर विल सेल्फ रेगुलेट इटसेल्फ। पावर सेक्टर के ऑफिसर्स ही रेगुलेटरी कमीशन के मेंबर्स, चेयरपर्सन बनेंगे एंड जो पावर सेक्टर है वही फीस जो आएगी उनके पास, उसी फीस से जो रेगुलेटरी कमीशन चलेंगे। इसीलिए सीईआरसी फंड बनाया गया सेक्शन 99 में एंड एससीआरसी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन फंड बनाया गया सेक्शन 103 में। ये फंड यूज होता है फॉर ऑल द स्टाफ मेंबर्स एंड एम्प्लॉइज और व्हाट एवर डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ द रेगुलेटरी कमीशन। सो इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे टैरिफ, लाइसेंस, रेगुलेट, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, एंड उसके बदले में जो पावर सेक्टर है वो उनको फीस देती है जैसे लाइसेंस फीस एंड अदर फीस। तो हर रेगुलेटरी कमीशन ने अपने रेगुलेशंस बना रखे हैं। जैसे सीईआरसी ने बनाया है सीईआरसी पेमेंट ऑफ फीस रेगुलेशन 2012। उस पेमेंट ऑफ फीस रेगुलेशंस 2012 में
आपको कुछ फीस सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को देनी चाहिए। अगर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइसेंस है तो 5 लाख रुपए आपकी मिनिमम। अगर आपका इंटर स्टेट ट्रेडिंग लाइसेंस है तो 2 लाख से लेके 40 लाख रुपए पर एनम आपको फीस देनी पड़ेगी। आपका अगर पावर एक्सचेंज आप सोच रहे हैं यू विल स्टैब्लिश अ पावर एक्सचेंज, तो इन दैट केस आपको मतलब 5-6 लाख से लेके 52 लाख तक अलग अलग कैटेगरी के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। वो सारी फीस भी तो आपको देनी है, रेगुलेटरी फीस। इसको आप कह सकते हैं एनुअल लाइसेंस फीस। इवन इफ यू फाइल अ पिटीशन बिफोर अ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, तो आप सोच रहे होगे कि कोर्ट्स में जो फीस है, अगर आप नॉर्मल कोर्ट में जाते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में, तो आपकी फीस क्या होती है? वो 100 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए। लेकिन जब आप रेगुलेटरी कमीशन में जाते हो तो आपकी फीस 1 लाख से कम नहीं होती है। वो इसलिए होती है बिकॉज रेगुलेटर्स, द पावर सेक्टर इज सेल्फ रेगुलेटिंग थ्रू इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। द रेगुलेटरी कमीशन आर नॉट टेकिंग एनी ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट से वो ग्रांट ले रहे हैं तो इंडिपेंडेंस नहीं, इंडिपेंडेंस तो हुए नहीं वो। दे आर इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन। ओके, सो नेक्स्ट इज एनुअल लाइसेंस फीस 29। 30th component is मल्टी ईयर टैरिफ। अब डिस्कॉम के साथ एक चैलेंज था कि जब आप टैरिफ डिटर्मिनेशन करते हो तो आप 1 साल के लिए करते हो, एनुअल टैरिफ डिटर्मिनेशन। सो अब एनुअल टैरिफ डिटर्मिनेशन में व्हेन यू गो टू अ बैंकिंग इंस्टीट्यूशन कि प्लीज गिव अस फंड्स, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पूछता है कि भाई अगले 4-5 साल में, 10 साल में आपके रेवेन्यूज कहां से आने वाले हैं। तो डिस्कॉम तो ये बता नहीं सकते, वो सिर्फ ये बता सकते हैं कि अगले साल रेवेन्यू कितने आने वाले हैं और कहां से आने वाले हैं। क्योंकि जो एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट का ऑर्डर है, जो टैरिफ ऑर्डर है, वो तो 1 ही साल का है। अब फंडिंग के लिए आपको ये प्लानिंग करनी है कि अगले 4-5-6 साल तक का तो पता आपको। इफ यू आर गोइंग टू अ बैंक टू टेक अ लोन, व्हाट दे से कि प्लीज शो योर सैलरी स्लिप एंड सी कि अगले 4-5 साल तक एक्स्ट्रापोलेट करते हैं कि भाई इनके पास मेरे लोन की ईएमआई पे करने के लिए पैसे होंगे कि नहीं है। अब डिस्कॉम का अगर 1 ही साल का टैरिफ बन रहा है तो फंडिंग करने में बड़ा दिक्कत होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया और वो है मल्टी ईयर टैरिफ। मल्टी ईयर टैरिफ मेक्स डिस्कॉम एंड द पावर सेक्टर फाइनेंशियली वायबल एंड इट ऑल्सो अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। जब क्लियरिटी होती है इन्वेस्टर को कि भाई अगले 5 साल तक कितने रेवेन्यूज मिलेंगे, तो इजी होता है बैंक्स को फंडिंग करने का। एंड मल्टी ईयर टैरिफ में जो रेगुलेटरी कमीशन क्या करती है, रेगुलेटरी कमीशन एक कंट्रोलेबल फैक्टर आइडेंटिफाई कर लेती है, दूसरा अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स आइडेंटिफाई कर लेती है। तो रेगुलेटरी कमीशन डिटरमाइन कर लेती है कि भाई ऑपरेशनल पैरामीटर्स सच एज अवेलेबिलिटी, स्टेशन हीट रेट, फाइनेंसिंग पैटर्न, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एम्प्लॉइज, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल एक्सपेंसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, they are controllable factors. Some factors are uncontrollable factors, such as change in law, high courts or Supreme Court judgment, variation in fuel cost, coal, oil, or all fuel prices, variation in power purchase expenses, force majeure हो गया अगर war या natural calamity, इकोनॉमी की अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस है, इन्फ्लेशन रेट, टैक्सेस, ये सब अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स है। उसके हिसाब से अब 5 साल का एक फॉरकास्ट आ जाता है एंड द सेक्टर बिकम्स वाइबल। सो यू हैव टू लुक इनटू मल्टी ईयर टैरिफ इज द 30th component. All right. 31st component is transfer scheme charges. So traditionally जितने भी पावर एंटिटीज, 99% पावर एंटिटीज, दे वर PSUs, CPSUs. नाउ स्लोली एंड स्टेडीली जो रिफॉर्म है, पावर रिफॉर्म है, वहां पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। और जब आपको जब प्राइवेटाइज जो एग्जिस्टिंग CPSUs या PSUs है उनको आपको प्राइवेटाइज करना होता है, उस प्राइवेटाइजेशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाता है। उस सिस्टम को हम बोलते हैं ट्रांसफर स्कीम। ट्रांसफर स्कीम इज नथिंग बट बाइबल ऑफ प्राइवेटाइजेशन, कि भाई ये स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से प्राइवेट एंटिटी किस तरह से बनेगी, उसकी पूरे हर चीज उस ट्रांसफर स्कीम में लिखी जाती है। अब ट्रांसफर स्कीम जब होती है तो CPSUs बन गई प्राइवेट कंपनी,
बट उसमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं. इश्यूज इस तरह से आते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल देयर आर ऑलरेडी एम्प्लॉइज, और उन एम्प्लॉइज की वर्किंग कंडीशंस फिक्स्ड हैं, दे कैन नॉट बी चेंज्ड. उनको पेंशन मिलेगी, और जो सारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग रूल्स होगा. ठीक है. अब व्हाट हैपेंस व्हेन इट बिकम्स प्राइवेट, वेयर विल दे गेट पेंशन? एंड इसी तरह के सिमिलर बहुत सारे इश्यूज रहते हैं. तो ट्रांसफर स्कीम चार्जेस में बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं, पर एक चार्ज ये भी हो सकता है कि पेंशन सरचार्ज. सो आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे, उसमें छोटा सा लिखा होगा पेंशन सरचार्ज. वो किस लिए है? जो पुराने इंप्लॉइज हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी पेंशन के लिए ये सरचार्ज है. जो डिस्कॉम है, जैसे दिल्ली में जो दिल्ली विद्युत बोर्ड है, वो प्राइवेटाइज होके बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना, टाटा पावर बन गई है. लेकिन जो दिल्ली विद्युत बोर्ड के जो इंप्लॉइज हैं, वो उनकी वर्किंग कंडीशन सेम रखनी है, और फिर जब रिटायर होंगे तो उनको पूरी पेंशन देनी है. वो कहां से आएगा? तो वो कंज्यूमर्स में ऐड कर दी जाती है पेंशन सरचार्ज, और भी इसको बोलते हैं ट्रांसफर स्कीम चार्जेस. सो यू हैव टू ऐड ट्रांसफर स्कीम चार्जेस. ऑल राइट. अब 32 कंपोनेंट जो आपको याद रखना है, which it is called regulatory asset charges. So what is regulatory asset charges? आपने एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट अपनी जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, सप्लाई कंपनी के लिए फाइल करी रेगुलेटरी कमीशन में. रेगुलेटरी कमीशन ने टैरिफ ऑर्डर इशू कर दिया. टैरिफ ऑर्डर आपने अप्लाई कर दिया, बट आपने या किसी और ने उस टैरिफ ऑर्डर को चैलेंज करा अपने ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करा. अल्टीमेटली पहले एप्टेल में चैलेंज करा. एप्टेल ने उसको चेंज कर दिया टैरिफ ऑर्डर को. देन व्हाट डू यू डू? देन यू हैव टू पे रेगुलेटरी असेट चार्जेस. सो डिफरेंस आ गया ना. डिस्कॉम को 100 रुपए, डिस्कॉम ने रिक्वेस्ट करा था 100 रुपए रेगुलेटरी कमीशन से. रेगुलेटरी कमीशन ने बोला 80 रुपए हम अप्रूव करते हैं, तो टैरिफ उस हिसाब से बन गया. इसको डिस्कॉम ने चैलेंज करा अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने. अपीलेट ट्राइब्यूनल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने यह बोल दिया कि जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, इट वाज इनकरेक्ट, 100 रुपए का उनको मिलना चाहिए टैरिफ. तो 20 रुपए का डिफरेंस आ गया ना. लेकिन वो डिसीजन उसी साल नहीं आया, वो 4 साल बाद डिसीजन आया, या 2 साल बाद, 3 साल बाद डिसीजन आया. तब तक तो 2 एनुअल रेवेन्यू रिक्वायरमेंट बन चुके हैं. तो उस केस में क्या करा जाता है? एक रेगुलेटरी असेट चार्ज ऐड कर दिया जाता है, which is given to DISCOM or any other entity. It is because of APTEL or Supreme Court judgment. All right. So finally we have come कि 32 components हमें याद रखने हैं पावर मैनेजमेंट, पावर कंसल्टेंट के लिए. और वो 32 components है. एनर्जी चार्जेस नंबर 1. नंबर 2 फ्यूल सरचार्ज, ऑल्सो नोन एज पावर परचेज एडजस्टमेंट चार्जेस. नंबर 3 शेड्यूलिंग एंड सिस्टम ऑपरेटिंग चार्जेस. Number 4 transmission charges. Number 5 transmission losses. Number 6 cost of collecting transmission charges. Number 7 wheeling charges. Number 8 wheeling losses. Number 9 GST. Number 10 electricity duty. Number 11 water taxes. Number 12 carbon taxes by state government. Number 13 carbon tax by central government. 14 is trading margin to be paid to electricity traders. 15 is exchange charges to be paid to power exchanges. 16th is banking charges which has to be paid to the entity which is banking. It may be DISCOM. 17th is cross subsidy surcharge. 18th is additional surcharge. 19th is parallel operating charges, also known as grid support charges. 20th is standby charges. 21st is renewable purchase obligation solar. 22nd is renewable purchase obligation non-solar. 23rd is one-time application fees and security deposit. 24 is deviation charges. 25 is additional charges for deviation. 26 is energy development cess, EDC. 27 is fees for inspection. 28 is time of day tariff. 29 is annual license fees. 30th is multi-year tariff. 31 is transfer scheme charges such as pension surcharge. 32 is regulatory asset charges. ये 32 चार्जेस में आप रिसर्च कर लेंगे तो आप you will become one of the best advisors to your company with respect to power management. And with this, best of luck to all of you.
किसी के पास कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है,